भारत में संवैधानिक विकास में सबसे पहला एक्ट आपको दिख रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्लास, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि किसको रेगुलेट करने की बात कही गई है, किसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो आप सभी को पता है ईस्ट इंडियन कंपनी के लिए। ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, ठीक है, यहाँ पर व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आप देखते हैं ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में रहकर कई युद्ध लड़ती है। एंग्लो मैसूर युद्ध की हम बात करते हैं, एंग्लो मराठा युद्ध की बात करते हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध को तो निर्णायक युद्ध कह दिया जाता है। 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है उसको निर्णायक युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपकी ईस्ट इंडियन कंपनी रहती है और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल एम्परर तीनों मिलकर ईस्ट इंडियन कंपनी को पराजित नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की ट्रिटी साइन होती है। और इस समय हम डुअल गवर्नमेंट की भी बात करते हैं। डुअल गवर्नमेंट में क्या कहता है क्लाइव कि जो निजामत है वो किसके पास होगी, वो रूलर के पास होगी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कार्य कौन करेगा, जो रूलर है, जो शासक है वो करेगा। लेकिन जो दीवानी राइट होगी, मतलब जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन है, ठीक है, जितना भी टैक्स कलेक्शन है, जो भी चीजें वित्त से रिलेटेड है, उसकी राइट किसके पास होगी, ईस्ट इंडियन कंपनी के पास होगी। अब आप सोचो किसी के पास टैक्स कलेक्शन की पावर दे दी गई, रेवेन्यू कलेक्शन की पावर दे दी गई, तो वो अमीर तो होगा ही भाई, करप्शन तो है ही है। तो आप जानते हैं भ्रष्टाचार है, तो जहां पर भी टैक्स कलेक्ट करने जाएगा जो भी ऑफिसर, वो अपने जेब के पैसे भरेगा। तो ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जब दीवानी राइट आ गई, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का दायित्व ईस्ट इंडियन कंपनी के पास आ गया, तो ईस्ट इंडियन कंपनी को तो अमीर होना चाहिए था, ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी को और अमीर होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा था, ईस्ट इंडियन कंपनी डूब रही थी। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ रहा था कि भारत में रेवेन्यू कलेक्शन का दायित्व होने के बाद भी ईस्ट इंडियन कंपनी के पास पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन ये पैसे कंपनी के बजट में ना जाके लोगों के पास चले जा रहे हैं। मतलब ईस्ट इंडियन कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो आपके करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, वो उन पैसों को खुद अपने सुख के लिए रख ले रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि द्वैत शासन भारत में कौन लगाए, डुअल गवर्नमेंट, तो क्लाइव ने लगाया था, ठीक है, जिसमें निजामत किसके पास थी, जो रूलर्स हुआ करते थे उनके पास थी, और दीवानी राइट, रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट था वो किसके पास था, ईस्ट इंडियन कंपनी के पास था। तो यहाँ पर ईस्ट इंडियन कंपनी आपकी डूब रही थी। जब ईस्ट इंडियन कंपनी जाती है क्राउन के पास कि आप हमारे माई बाप हैं, हमारी मदद करिए, हम डूब रहे हैं, तो क्राउन कहती हैं कि भाई कैसे आप डूब रहे हो, हाँ, भारत में आप ट्रेडिंग करते करते, व्यापार करते करते आज आप भारत में राज्य कर रहे हो, ठीक है, आप वहां बैठे हुए हो और वहां के जो बेचारे रूलर्स हैं वो आपके हाथ पैर दबा रहे हैं, तो हम मान ही नहीं सकते कि आप घाटे में कैसे जा रहे हो। तो ईस्ट इंडियन कंपनी कहती है कि भाई हम तो घाटे में जा रहे हैं, क्वीन आप मान लीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट आप मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे ईस्ट इंडियन कंपनी, लेकिन हम आपको अब रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्राउन क्या कह रहा है, क्राउन कह रहा है कि आज से ईस्ट इंडियन कंपनी को हम रेगुलेट करेंगे थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिससे कि ईस्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट करना शुरू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। दूसरा, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, ध्यान से सुनिएगा, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसकी पोस्ट को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास अब इनके अंदर रहकर काम करेंगे, ये चीज बोला जाता है। और क्या बोला जाता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय, मतलब अगर ईस्ट इंडियन कंपनी का कोई भी ऑफिसर किसी भी तरीके का गिफ्ट लेते हुए या किसी भी तरीके का ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया तो फिर देखा जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए जाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें कि जो क्राउन है वो ईस्ट इंडियन कंपनी को रेगुलेट करने की बात कहता है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार ईस्ट इंडियन कंपनी में जो भ्रष्ट लोग हैं उनको थोड़ा सा रेगुलेट किया जा सके और करप्शन कम किया जा सके। फिर हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट बाद 1786 का वो आता है अधिनियम, फिर चार्टर एक्ट, फिर
आगे इस तरीके से हम सारे एक्ट्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे। बिल्कुल भी मत परेशान होइएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बने हैं, तो सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा क्लास। तो ईस्ट इंडियन कंपनी में सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? आया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था, लेकिन ये लागू कब हुआ? 1774 में हुआ, ध्यान रखिएगा। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को। अब क्लास यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ठीक है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको अब गवर्नर जनरल, यहां पे जनरल शब्द को जोड़ दिया गया, जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। फिर उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर इसी पोस्ट को वाइसरॉय के नाम से जाना जाता है। दिख रहा है जो बोर्ड में मैंने लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के बाद बोला गया? चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद वाइसरॉय नाम से बोला जाने लगा। तो ये भी याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यहां पर एक चीज और बन सकता है परीक्षा में, एक प्रश्न, उसको भी मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा क्लास। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब हम बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होता है? तो यहां पर वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है पहला? विलियम बेंटिक। फर्स्ट वाइसरॉय कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग। आपको नोट करना है तो आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो पहला था वो आपका वॉरेन हेस्टिंग था। यहां पे टर्म जनरल क्यों जोड़ा गया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद? तो मैंने आपको बताया है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास था, अब वो किसके अंडर में काम करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल के अंदर रहकर कार्य करेंगे। दिया है ना यहाँ पर प्रश्न, देखिए क्या दिया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को। और हम देखते हैं पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। फिर इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया जाता है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अभी हम जब आपको पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी चार्टर एक्ट 1833 में क्या कर दिया गया था। जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडियन कंपनी की, जो एकाधिकार था ट्रेडिंग में ईस्ट इंडियन कंपनी का, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर फिर हम देखते हैं
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टर्म यूज किया जाता है, विलियम बेंटिक यहाँ पर आ जाता है। पूरी तरीके से ईस्ट इंडियन कंपनी की कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब ईस्ट इंडियन कंपनी खाली आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाती है। 1858 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो भी समाप्त कर दी जाती है। 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसमें क्या बोला जाता है कि आज से ईस्ट इंडियन कंपनी के पास जितनी भी पावर थी वो सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई है। आज से ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल रहेगा इंडिया पे, ठीक है, क्राउन का डायरेक्ट रूल रहेगा भारत पे। ईस्ट इंडियन कंपनी पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अब जो वाइसरॉय था ना वो कौन था? वाइसरॉय वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, वो क्राउन को रिप्रेजेंट करता था। तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो अभी हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया वो यही है कि ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या किया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको ज्यादा पावर दे दी गई और उसको अब से हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे, और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे इनके अंदर रहकर कार्य करते थे, मतलब इनसे कम पावर उनके पास होती थी। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। क्लास स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे पॉइंट्स जो मैं बता रही हूं बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा 4, ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद बनी उसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 4 थी। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मैंने आपको बता दिया है, वो वॉरेन हेस्टिंग था। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। फिर पूछा गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहां पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो 4 थी। एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता था जो कि पहले मुख्य न्यायाधीश, इसमें एलिजा एम्फे थे, ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिकता क्षेत्र में कौन कौन से विषय आपके शामिल थे? तो याद रखिएगा, सिविल, आपराधिक, नौसेना मामले इसमें शामिल थे, ठीक है। ये प्रश्न बढ़िया है, आपके परीक्षा में थोड़ा सा भी प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो इस तरीके से पूछ लेगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? तो याद रखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो अपील थी वो प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिणामजनक हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो भी कमियां थी रेगुलेटिंग एक्ट में उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशकों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ध्यान दीजिएगा क्लास, जो मैं लिख रही हूं अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख भी सकते। पिट्स एक्ट में हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखने का कार्य उनको सौंपा गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल एक्टिविटीज का, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट से यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट द्वारा। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स होते थे, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करता था? तो ब्रिटिश सम्राट करता था। ये याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। ये याद रखिएगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। चलें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए यहाँ पर 1786 एक्ट की हम बात कर लेते हैं। क्या क्या यहाँ पर दिया गया है? तो सबसे पहले गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था 1786 एक्ट के तहत। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी? तो 1786 एक्ट के तहत। आगे बढ़े, चार्टर एक्ट 1793 की हम बात करते हैं। चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो चार्टर एक्ट था वो 1793 में चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया है, फिर 1853 में चार्टर एक्ट आया है। तो 20-20 साल का अंतराल पे चार्टर एक्ट आता था। यहाँ पे स्पेशल पावर चार्टर एक्ट कौन लेके आता था? चार्टर कौन लिखता था? जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो किसे देती थी? कंपनी को देती थी। कुछ विशेष अधिकार, ठीक है, कुछ स्पेशल अधिकार कंपनी को दिए जाते थे। तो यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडियन कंपनी ने व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया था? तो 20 वर्षों के लिए, ठीक है। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को, ठीक है, भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था? तो 1793 चार्टर अधिनियम के तहत। किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्यों को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो ये भी आपका चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। फिर किस अधिनियम द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? तो ये 1793 चार्टर अधिनियम के तहत। तो क्लास जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोग नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 1813 के चार्टर की बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है, जब चार्टर 1813 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मोनोपोली ईस्ट इंडियन कंपनी को दी गई थी, जो एकाधिकार ईस्ट इंडियन कंपनी को दिया गया था, वो खत्म कर देने की बात कही जाती है। लेकिन अभी भी ईस्ट इंडियन कंपनी के पास मोनोपोली एकाधिकार चाय के ट्रेड में, ठीक है, टी ट्रेडिंग में और चाइना के साथ बचा रहता है, ठीक है, जिसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट में। देखते हैं हम। और यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए की प्रोविजन की भी बात की जाती है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? तो 1813, ठीक है। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति किस चार्टर के तहत प्रोवाइड की गई थी? 1813 वाले चार्टर के तहत। किस चार्टर द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडियन कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च देने की बात कही गई थी? तो 1813 चार्टर में। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? बस चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। तो चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर और सब जगह एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडियन कंपनी के साथ, वो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। तो याद रखिएगा 1813 में हमने 1 लाख रुपए एजुकेशन में देने की बात कही है, हमने नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो यहाँ पर मेरी आदत है हमने कहने की, तो आप लोग समझ लीजिएगा। 1 लाख रुपए वाला प्रोविजन 1813 में है, एकाधिकार समाप्त करने की बात कही गई है खाली चाय और चीन के साथ छोड़कर 1813 में, और क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे प्रमोट करने की बात कही गई है 1813 में, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1833 की बात यहाँ पर करते हैं। ईस्ट इंडियन कंपनी के सभी वाणिज्यिक
एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? तो 1833 में 1833 में ईस्ट इंडियन कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। कॉमर्शियल एक्टिविटीज की बात की गई है, जो वो थी, ठीक है, एकाधिकार था। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 में मैंने आपको बताया है ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अब उसे क्या बोले जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक, ठीक है, तो वही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। वह चार्टर जिसने मुंबई तथा मद्रास की परिषद की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दी, वो 1833 का चार्टर था। ये याद रखिएगा। क्लियर है क्लास? आगे बढ़ते हैं। किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ध्यान दीजिएगा, किस चार्टर एक्ट के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो चार्टर एक्ट 1833, क्योंकि अब यहाँ पर जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है? तो दास प्रथा जो है वो गैर कानूनी है। ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ का प्रावधान किया गया किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है, कि जो आपका गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो परिषद है, ठीक है, उसमें एक आपका कौन होना चाहिए? एक लीगल एडवाइजर भी होना चाहिए, विधि विशेषज्ञ भी होना चाहिए। ये इसका प्रावधान किस चार्टर में किया गया था? 1833 के चार्टर में किया गया था, याद रखिएगा। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? तो मैकाले। मैकाले के बारे में आपने पढ़ा भी है ना, तो याद रखिएगा। पहला विधि विशेषज्ञ कौन है? मैकाले है। अब 1853 के चार्टर की बात करते हैं। पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया? मतलब इनकी विधायी शक्तियां दूसरी हैं और प्रशासनिक शक्तियां दूसरी हैं। पहली बार ये किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना चार्टर एक्ट 1853 के तहत की गई थी। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्य हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान चार्टर एक्ट 1853 के तहत किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभ आरंभ हुआ तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना की गई थी। उस समिति का नाम था मैकाले समिति, याद रखिएगा। पहले पॉइंट से भी प्रश्न बनता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ किया गया? तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। यहां से आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न बने